अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के चैप्टर से एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक कराने वाले हैं, दैट इज पजान रूल्स। पजान रूल में हमारे पास क्या बातें बोली जाती है बेटा, पोलराइजिंग पावर के साथ इनके टाइन एनाइन साइज का क्या रिलेशन है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट कराते हैं। पजान रूल में सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि जितना हमारे पास बिगेस्ट कैटाइन होगा तो बिगेस्ट एनाइन उसको सेटिस्फाई कर लेगा। तो बिगेस्ट कैटाइन सेटिस्फाई बिगेस्ट एनाइन, मतलब ये हो गया कि बिगेस्ट कैटाइन और बिगेस्ट एनाइन के दरमियान अट्रैक्शन अच्छा खासा होगा। दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट कैटाइन होगा तो वो स्मॉलेस्ट एनाइन ही को सेटिस्फाई करेगा, उसके दरमियान अच्छा खासा इंटरेक्शन बना होगा। और अगर कैटाइन हमारे पास बिगेस्ट और एनाइन स्मॉलेस्ट हो या इसका रिन्वर्स हो तो मतलब उनके दरमियान इंटरेक्शन बहुत ही कमज़ोर होगी। अब बेटा इसके बैक पर जो लॉजिकल पॉइंट है वो आपको मैं समझा देता हूँ। जब भी हम लोग कंपाउंड में स्टेबिलिटी की बात करेंगे, जैसे हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी हमारे पास क्या होगा बेटा, वो कैटाइन की पोलराइजिंग पावर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होगा। जितना कैटाइन का पोलराइजिंग पावर हमारे पास ज़्यादा होगा उतना ही थर्मली अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये बात बता देता हूँ कि जो पोलराइजिंग पावर होगा वो साइज ऑफ कैटाइन के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होगा। ये जितना हमारे पास कैटाइन का साइज कम होगा उतना पीपी ज़्यादा होगा। अब बेटा पोलराइजिंग पावर जो होता है वो चार्ज डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है। जितना चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा उतना ही हमारे पास पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा। अगर हमारे पास पोलराइजिंग पावर किसी कैटाइन में बढ़ गया, इसका मतलब उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा और उसका आयनिक कैरेक्टर घट गया। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि जो पोलराइजिंग पावर होता है किसी भी कैटाइन का, तो वो डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब जब यहाँ से इस मेटल से कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो तो वो इलेक्ट्रॉन वापस लेने की कोशिश करेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो बॉन्ड विल बिकम कोवेलेंट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन के साथ वो डायरेक्टली रिलेटेड है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बता दूं बेटा कि पोलराइजिंग पावर हाइड्रेशन एनर्जी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा उतनी उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। और बेटा अगर हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इन पॉइंटों को लेके हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं। तो स्टार्ट करा दे। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पजान रूल स्टेट करता है कि जब हमारे पास स्मॉल हाईली चार्ज हो तो वो हम लोग को क्या बना देगा। यार ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक स्मॉल हो और दूसरा हाईली चार्ज हो। तो हम लोगों ने तो बोल दिया कि जब हमारे पास किसी आयन का साइज छोटा हो, जैसे कैटाइन ले लिया, इसका साइज छोटा हो तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा बोलो, तो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो द कंपाउंड विल बी कोवेलेंट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सा जो होगा वो मोस्ट आयनिक होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है। सब में देख तो बेटा क्लोराइड 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 ये हमारे पास एनाइन है, पर केटाइन की बात अलग अलग है। एक हमारे पास सोडियम दी गया है, दूसरा हम लोग को मैग्नीशियम, तीसरा हम लोग को दे रखा है बेटा पोटेशियम, और तीसरा हम लोग को दे रखा है एल्यूमिनियम। तो सोडियम पर +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3 और पोटेशियम +1। अब मुझे ये बता दो बेटा कि इसमें मोस्ट आयनिक कौन सा होगा। तो आयनिक कैरेक्टर हमारे पास सबसे ज़्यादा कुछ किसका होगा, जिसका हमारे पास पोलराइजिंग पावर क्या हो बेटा, वो कम हो। और पोलराइजिंग पावर कम कब होगा, जब इसकी चार्ज डेंसिटी कम हो और साइज बड़ी हो। तो बोलो क्या होगा। हम बोलेंगे यार साइज तो सबसे बड़ी किसकी है, पोटेशियम की, क्योंकि हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो साइज बढ़ती है। तो एक तो ये कि इसका हमारे पास चार्ज डेंसिटी कम है, और दूसरी बात ये इसका साइज बड़ा है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा, ऑप्शन सी। अब आती है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जो दे रखा है उसको देख लीजिए कि थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजिंग पावर के साथ रिलेटेड है किसी कैटाइन का कंपाउंड में। तो किससे कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है कैटाइन एज हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट पोलराइजिंग पावर। यार ये तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्गेस्ट पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होगा, जब हमारे पास पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी इसका मतलब कैटाइन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और साथ में क्या हो, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। हम यहाँ पर बात कराएंगे तो सब में हमारे पास क्लोराइड कॉमन है तो उसको हटा दो, कैटाइन खोलो, तो मैग्नीशियम +2 हो जाएगा, एल्यूमिनियम +3, लिथियम +1 और बेरियम हमारे पास है +2। तो बोलो स्ट्रॉन्गेस्ट पोलराइजिंग पावर किसका होना चाहिए, जिसका कैटाइन का साइज छोटा और चार्ज डेंसिटी हमारे पास ज़्यादा हो। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा, हमारे पास आना चाहिए एल्यूमिनियम आयन। क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारे पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो इसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए और कैटाइन का साइज कम होना चाहिए। तो हम तो जानते हैं
कि एल्यूमिनियम का साइज छोटा है और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है कि आप ऐसा हाइड्रोजन कार्बोनेट को सेलेक्ट कर लीजिए इसकी कंपेरेटिवली हमारे पास जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब वो रेजिस्टेंस शो करता हो एट अ टाइम ऑफ व्हाट थर्मल डिकम्पोजिशन के दौरान। तो बेटा ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पर बोल देंगे कि इसके हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो तो बोल के रखा कि स्टेबिलिटी का पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। मीन अगर यहाँ पर ये थर्मली मोर स्टेबल होगा तो केटाइन का पोलराइजिंग पावर कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, सारे बाइकार्बोनेट है तो हम बोलेंगे सोडियम, दैट इज पोटेशियम, दैट इज रुबिडियम एंड दैट इज सीजियम। अब मुझे बता दो क्या होना चाहिए। अगर थर्मली ज़्यादा स्टेबल हो तो पोलराइजिंग पावर केटाइन की कम होनी चाहिए, अगर पोलराइजिंग पावर कम हो तो केटाइन का साइज बड़ा होना चाहिए। तो बता दो किसका होगा। तो हम लोग जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज हमारे पास बढ़ती रहती है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा, सीजम का साइज सबसे बड़ा है तो हम बोलेंगे थर्मली मोर स्टेबल होगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि सीजम का केटाइन का साइज बड़ा, बाइकार्बोनेट में एनाइन का साइज बड़ा, तो बिगेस्ट केटाइन बिगेस्ट एनाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो थर्मली डेट आर मोर स्टेबल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं कि पोलराइजिंग पावर किसी केटाइन की बढ़ जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट क्या होनी चाहिए, बोलो। ये तो बहुत सिंपल है। हम बोलेंगे अगर हमारे पास केटाइन की पोलराइजिंग पावर हमारे पास बढ़ गई तो स्टेबिलिटी के साथ तो इनवर्सली रिलेटेड है। बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो द करेक्ट आंसर इज डिक्रीजेस, घट जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहते हैं कि हमारे पास मेटल सल्फेट दैट इज कंपेरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर। इसमें ऐसा कौन सा सल्फेट है, मेटल सल्फेट, जिसके पानी में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो ये तो बता रखा कि पोलराइजिंग पावर का हाइड्रेशन एनर्जी के साथ रिलेशन डायरेक्ट है और हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अब ऐसा केटाइन इसमें ढूंढो जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जिसके हमारे पास केटाइन की साइज छोटी हो, ठीक है, ये वाला केटाइन की साइज छोटी हो और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो। तो सब में देख तो ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये बेरियम, ये स्ट्रोंशियम। तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और सब पर क्या बेटा +2 चार्ज है। अब मुझे बता दो सबसे छोटी साइज किसकी, बोलो। तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम आयन। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा, ऑप्शन ए, मैग्नीशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि पोलराइजिंग पावर मैग्नीशियम आयन का ज़्यादा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और अच्छा खासा डिजोल्व हो जाएगा। ऑलमोस्ट जो बेरियम सल्फेट और हमारे पास जो होते हैं दीज आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं बेटा। कहते हैं कि हमारे पास जो केटाइन जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नाइट्रेट की डिस्टोर्शन कराता है सबसे ज़्यादा और डिकम्पोजिशन की तरफ उसको फैसिलिटेट कर देता है, तो कौन सा होगा। तो हमने तो बोल दिया कि डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमारे पास जो होती है वो पोलराइजिंग पावर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना हमारे पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा उतनी ही हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन सबसे ज़्यादा होगी। तो बता दो इसमें हमारे पास पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी है। तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसमें केटाइन का साइज हमारे पास क्या हो, छोटा हो और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो। तो देख तो बेटा इसकी चार्ज डेंसिटी कम, इसकी चार्ज डेंसिटी कम, तो इसको तो आप हटा दो। अब ये मैग्नीशियम और बेरिलियम में आप सेलेक्ट कर लो। तो हम बोलेंगे बेरिलियम, फिर बोलेंगे मैग्नीशियम। तो आप बता दो साइज तो हमारे पास बेरिलियम का कम है। अगर बेरिलियम का साइज कम होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, ये कोवेलेंट इन कैरेक्टर हो जाएगा और इनकी डिकम्पोजिशन को फैसिलिटेट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास एनाइन हो, ये केटाइन जो होगा इसका साइज छोटा है, तो छोटा केटाइन और बड़ा एनाइन, तो इसके दरमियान जो इंटरेक्शन होगी वो कमज़ोर हो जाएगी और इसका डिकम्पोजिशन बहुत ही रैपिड हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।